हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही थी। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक मॉडर्न इंडिया 2.0 सीरीज है, जिसमें ये हमारा डे 7 है। अपने इस डे 7 में आज हम देखेंगे कि आदिवासी और जनजाति आंदोलन के साथ साथ जो छोटे बड़े विद्रोह हुए वो कौन से थे, प्रमुख किसान आंदोलन जो हुए वो कौन से थे, और 20वीं सदी के जो प्रमुख किसान आंदोलन जैसे एका आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह या अखिल भारतीय किसान सभा या तेभागा या तेलंगाना आंदोलन, ये सब क्या थे, इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जाते जाते देखेंगे कि भारत में जो भी गवर्नर आए या जो भी गवर्नर जनरल आए, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए और उनके शासनकाल के दौरान किन किन बातों पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है, मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक मॉडर्न इंडिया 2.0 सीरीज का डे 7 है। ऑलरेडी हमने डे 6 तक में इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए थे, अर्थात हमने 1857 से लेके 1947 तक के टॉपिक को कवर कर लिया था। उसमें कुछ छिटपुट जो टॉपिक रह गए हैं, जैसे किसान आंदोलन कौन कौन से हुए थे, या जनजाति आंदोलन कौन से हुए थे, या आदिवासी विद्रोह कौन से हुए थे, उनको आज हम कवर कर लेंगे। तो हमारी ये घटनाएं पूरी कवर हो जाएंगी। और फिर इसके बाद हमारा मॉडर्न इंडिया का एक लास्ट पार्ट बचेगा डे 8, और उसमें हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से भारत में विजय की, मैसूर के साथ में, मराठों के साथ में या मुगलों के साथ में उनकी क्या स्थिति रही, कैसे बंगाल को उन्होंने जीता, कैसे प्लासी और बक्सर की लड़ाई हुई, किस तरीके से उनकी नीतियां थीं जो बार बार परिवर्तित होती गई, वो हम अपने अंतिम पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी टोटल मॉडर्न इंडिया को केवल और केवल 8 पार्ट के माध्यम से कवर कर लेंगे, जो कि यूपीएससी प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं इन सारे आंदोलन के बारे में और इन सभी आंदोलनों को समझने की कोशिश करते हैं। हम इन आंदोलनों को पढ़ें, इससे पहले आपके दिमाग में हम चाहते हैं कि एक इमेज आपको बना दें, ताकि किसी भी टॉपिक की समझ आपके अंदर काफ़ी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1757 का जब विद्रोह हुआ, या 1757 में जब अंग्रेजों ने बंगाल में विजय प्राप्त कर ली, तो न केवल उन्होंने बंगाल के आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि उन्होंने आम के साथ साथ जो जनजाति क्षेत्र के लोग थे, या जो किसान थे, या फिर जो लोग इस समाज से थोड़ा कट के रहते थे और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कच्चा माल या रिसोर्सेस होता था, जिनके पास वनों का पूरा प्रभुत्व होता था, उनको अब परेशान करने की कोशिश करने लगे। और सिंपल सी बात है कि आप किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को, उनके धर्म को, उनकी जाति को या उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को अगर हरास पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, उनका शोषण करेंगे, तो वो उसके बदले में आपको एक प्रत्युत्तर देंगे। और उसी प्रत्युत्तर का नाम था विद्रोह, या उसी प्रत्युत्तर का नाम था आंदोलन। ये कई वर्षों में हुए, मतलब इनकी शुरुआत लगभग 1800 के समथिंग शुरू हो गई थी, और ये धीरे धीरे 1947 तक चलते रहे, अपने रूप में बदल बदल कर। शुरुआती दिनों में कहें तो 1857 के समथिंग तक, या कहें 1900 तक, इनको विद्रोह के रूप में देखा गया। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हिंसात्मक विद्रोह होता था, सत्ता को तुरंत बदलने की कोशिश की जाती थी, लेकिन ये विद्रोह दबते चले गए, क्योंकि रीज़न ये भी था कि एक तो इनका क्षेत्र सीमित था, लोग इनके पास सीमित थे, तकनीकियाँ इनके पास उतनी उन्नत नहीं थी। अब होता क्या था कि ये तलवार और तीर से लड़ते थे और वो बंदूक की गोलियों से लड़ते थे, तो दूर रहकर भी अंग्रेज इन सबको पल भर में मार देते थे। तो ये कई चीज़ें ऐसी थीं जिससे विद्रोह दबने लगे। और एक और जो अंग्रेजों ने काम किया, वो क्या किया कि अंग्रेजों ने दबाने के लिए, या भविष्य में कभी कोई विद्रोह ना हो, तो उसके लिए क्या करते थे, जो इनका प्रमुख नेता होता था उसे इतनी बर्बरता से मारते थे कि लोगों में या पूरी कम्युनिटी में एक भय का माहौल क्रिएट हो जाए। इसीलिए आप देखना कि 1856 में हुआ संथाल विद्रोह, 1857 का हुआ विद्रोह,
उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 1856 तक जितने भी विद्रोह हो चुके थे उनको अंग्रेजों ने किसी न किसी रूप में बार बार दबाया था, और जिस दबाव के कारण लोग डर गए थे, और इसीलिए 1857 के विद्रोह में इन वर्गों की जो भागीदारी थी वो कम रही थी। केवल उन्हीं क्षेत्रों के लोग भागीदारी में पार्टिसिपेट किए जिनको लगता था कि हाँ हम कभी जीत जाएंगे या हम अपने नए तरीके से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन पराजय इनकी भी हुई और इसी पराजय के साथ ये विद्रोह पूरी तरह से कमतर हो गए। ठीक है, तो मोटा पर्पस अगर मैं आपको बताऊं क्या था अंग्रेजों का जनजाति क्षेत्रों में कब्जा करने का, विद्रोह का जनजाति लोगों के द्वारा, तो यही कि अंग्रेज उनके रिसोर्सेज को हथिया रहे थे, उनकी जमीन जंगल को उनसे छीन रहे थे, उनको वहां से बेघर कर रहे थे। तो इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने विद्रोह किया। कौन कौन से विद्रोह हुए हैं, उनका मुख्य पर्पस क्या है, क्वेश्चन केवल आपसे इसी पे पूछेगा। दूसरा आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्रम लगाने को क्वेश्चन पूछेगा। आपको 4 विद्रोह दे देगा और बोलेगा इनको क्रम में लगाइए। ये क्रम में लगे होंगे और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो तथ्य की जानकारी यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाती है। खास बात एक और है कि कई बार इसमें क्या करता है यूपीएससी लीडर पूछ देता है कि फलाने के लीडर कौन थे, पाइक विद्रोह के लीडर कौन थे, तेलंगाना के कौन थे, रंपा के कौन थे। तो ये लीडर पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैंने आज से 2 साल पहले पाइक विद्रोह के बारे में जब पढ़ रहा था तो 1817 से 2017 के मध्य 200 वर्ष की सेंचुरी मनाई जा रही थी। तो इस पे भारत सरकार ने क्या डिक्लेयर किया था कि ये जो पाइक विद्रोह है ना, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। अर्थात 1857 को अभी तक हम राष्ट्रीय आंदोलन देते थे संज्ञा, लेकिन पाइक विद्रोह को भारत सरकार ने, और भारत सरकार में मुझे याद है कि उनकी फ़ोटो मैंने ट्विटर पे शेयर भी की थी, प्रकाश जावड़ेकर साहब की, तो उन्होंने यही बात ट्वीट करके की थी और यही बात प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी कई सारी स्पीच में कही। यहाँ तक कि 15 अगस्त को भी उन्होंने इसी चीज़ को 2017 में प्रमोट किया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और तब से लेकर अभी तक पाइक पे क्वेश्चन नहीं आया, तो मे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे भी जो पॉइंट है उनको आपको याद रखना। जैसे रंपा कई बार चर्चा में रहा है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सारे तथ्यों को पढ़ेंगे। किस किस के विरुद्ध ये विद्रोह थे इसको पढ़ेंगे, कौन में प्रमुख नेता थे केवल इनको पढ़ेंगे, और उनकी टाइमलाइन को पढ़ेंगे। आप चाहें तो इनका सिनॉप्सिस अलग से बना लेना, उनको पिन करके अपनी दीवार पे लगा लेना, रोज उनका क्विक एंड फास्ट मोड पे रिवीजन करना आपको काफ़ी बेनिफिट पहुंचाएगा। और क्योंकि पिछले कई वर्षों से क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, इंडिपेंडेंट रूप से मिक्सअप में तो आ गया है कई बार, संथाल विद्रोह को लेके जैसे अभी 2020 में ही उलगुलान पे क्वेश्चन पूछ दिया, तो वो गंदे टाइप के और सिंपल टाइप के तो पूछे हैं, बट हो सकता है थोड़ा यूपीएससी इस बार स्टैंडर्ड और डेप्थ में पूछ ले। ठीक है, तो इन चीज़ों को एक एक करके हम देखते हैं और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रमुख जन विद्रोह कौन से थे? शुरुआत में सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820 तक चला था। जैसे आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? अत्यधिक शोषण, अकाल, ये कारण आपको पता रहेंगे, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, सन्यासी विद्रोह के नेता कौन थे? मंजूषा और देवी चौधरानी। ये बात याद रखनी है आपको कि सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन से थे? मंजूषा और देवी चौधरानी। दूसरी खास बात कि इसका प्रभाव क्षेत्र ढाका, रंगपुर और मेमनपुर था। ठीक है, तीसरी जो सबसे खास बात कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित जो उपन्यास आनंद मठ है उसका कथानक या वो पूरी कहानी सन्यासी विद्रोह पे आधारित है। ठीक है, और सन्यासी विद्रोह को दबाने का कार्य वॉरेन हेस्टिंग ने किया। इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा, सिंपल सा है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन क्या पूछा है, 2018 में क्वेश्चन आया था दीनबंधु की नील दर्पण को लेके। ठीक है, तो किससे थी वो? नील विद्रोह से रिलेटेड थी। तो ऐसे ही आपसे बंकिम चंद्र चटर्जी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आनंद मठ जो था उसका प्रमुख विषय क्या था? तो सन्यासी विद्रोह। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, दूसरा यहाँ पे है हमारा फकीर विद्रोह। फकीर वास्तव में एक धार्मिक विद्रोह था जो घुमक्कड़ मुसलमान फकीरों के गुट के द्वारा किया गया था। इसके प्रमुख नेता मजनून शाह थे। ये मजनून शाह और ये मजनून शाह एक ही हैं, है ना। ये मंजू शाह मतलब वैसे लिखा है, ठीक है, तो मजनून शाह एक ही है यहाँ पे। ठीक है,
तो मजनून शाह इसके प्रमुख नेता थे और इन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की थी। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना, डेट बस ये याद रखना कि ये 76 में हुआ था और ये 63 में हुआ था, ठीक है, यानी सन्यासी पहले हुआ था। भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने इस आंदोलन की सहायता की। अभी आपने पढ़ा देवी चौधरानी सन्यासी से भी जुड़ी थी, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अगला आता है हमारा पाइक विद्रोह, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये उड़ीसा की पाइक जाति के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था, ठीक है। मतलब उड़ीसा में रहने वाली पाइक ट्राइब, तो आपसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि पाइक ट्राइब का संबंध कहाँ से है, तो उड़ीसा से है, तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, कब हुआ, 1817 से 25 के दौरान, ठीक है। तीसरी खास बात, इसके नेता कौन थे, बक्सी जगबंधु विद्याधर, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। खुर्दा के राजा के सैन्य कमांडर थे, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो केंद्रीय बजट 2017-18 में 200 साल पूरे होने पर भव्य समारोह मनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है, तो आप समझ सकते हो। फिर आता है अहोम विद्रोह। अहोम 1828 से 1833 के मध्य तक चला है, ठीक है। इसमें आपको याद नहीं रखना है, इन सबको किसी को भी याद रखने की ज़रूरत आपको यहाँ पे नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है फराजी या फरेजी विद्रोह के बारे में, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 1838 में शुरू हुआ था। इसका सूत्रपात शरीतुल्ला द्वारा बंगाल में किया गया और उसके बाद इनके पुत्र मोहम्मद मोहसिन, जिनको दादू मियाँ के नाम से जाना जाता है, कई बार दादू मियाँ ही वर्ड दे देता है, सामने दे देगा फराजी विद्रोह और इधर दे देगा आपको दादू मियाँ हैं मैचिंग में कि नहीं, तो आप बता देना हाँ साहब दादू मियाँ इसमें मैचिंग में हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये क्या था, ये सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक परिवर्तन के समर्थन के साथ ही अंग्रेजों के विरुद्ध और जमींदारों के विरुद्ध अत्याचारों की एक लड़ाई थी, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। वहाबी आंदोलन मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा। अब बात आती है कूका आंदोलन के बारे में। कूका 1840 में हुआ था। ये धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों व अंधविश्वासों को दूर करना था। परंतु अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार करने के बाद यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। मतलब शुरू में तो इस आंदोलन की शुरुआत किस लिए हुई थी, शुरू में आंदोलन की शुरुआत हुई थी कि हम सिख धर्म में जो बुराइयां हैं उनको दूर करेंगे। लेकिन आपको पता है 1840 से 72 का जो समय पीरियड है, ये किस चीज़ का समय पीरियड है, राजा रणजीत सिंह की मौत हो जाती है और 1848 तक आते आते लाहौर संधि के अंतर्गत दिलीप सिंह को भी मतलब यहाँ से निर्वासित कर दिया जाता है और ब्रिटिश सरकार के द्वारा पंजाब को अपने हाथ पे ले लिया जाता है। तो पंजाब को अपने हाथ में ले लेने के कारण महारानी जो जिंदन कौर थी उनको निर्वासित कर देने के कारण पंजाब की जनता भड़क उठी और उसने ये आंदोलन फिर किस ओर मूव कर दिया, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। बाकी इसमें आपको याद रखना है ये कौन नेता थे, भगत जवाहर मल इनके यानी कि सियान साहिब इनके प्रमुख नेता थे। बाद में उनके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में ये बातें हुई और फिर बालक सिंह के बाद राम सिंह कूका ने इस विद्रोह को नेतृत्व दिया। सिंपल सी बात है, राम सिंह कूका हो या भगत जवाहर मल हो, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध कूका विद्रोह से है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। कूका आंदोलनकारी खुद के हाथ से बने वस्त्र पहनते थे। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर विद्रोह में और आंदोलन में क्या डिफरेंस होता है। आंदोलन देखो सिंपल होता है, मतलब धीरे धीरे चेंज करने की डिमांड करता है। विद्रोह जो होता है वो तुरंत की डिमांड करता है। क्रांति क्या होती है, वो तुरंत चेंज करके नई सत्ता स्टेब्लिश करने का उसके पास एक पूरा पैटर्न होता है, ठीक है। तीनों में डिफरेंस होता है। विद्रोह मतलब चेंज तो करता है लेकिन उसके पास कोई एक पूरा पैटर्न नहीं होता है कि हम कैसे हर एक चीज को चलाएंगे। मतलब इतनी बड़ी ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे यही कहा जाता है कि आंदोलन जो होता है वो होले होले है ना, कहते हैं ना होले होले प्यार हो जाता है, तो वही चीज़ है। आंदोलन जो होता है होले होले होता है और जो विद्रोह होता है वो तुरंत होता है, ठीक है, क्विक एंड फास्ट वाला। तो ये बातें हैं कि कूका आंदोलनकारी खुद के हाथ से बने वस्त्र पहनते थे, खुद के हाथ से बने वस्त्रों को पहनते थे। कूका आंदोलन में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व मौजूद थे। मतलब यही है कि हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। अब यहाँ पे ये दिमाग मत लगाना कि कूका आंदोलन असहयोग आंदोलन के समकालीन था। भैया ये 1840 से 70 तक ही रहता है,
ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। फिर बात आती है यहाँ पे कि बाबा राम सिंह कूका ने ही नामधारी आंदोलन चलाया था, जिसमें मद्यपान निषेध, गौमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर बल दिया गया था। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। गडकरी आपको अच्छे से पता है, हमारे यहाँ के नितिन गडकरी साहब मतलब बेहतरीन पर्सनैलिटी। मतलब मुझे अगर कोई एक इंसान अच्छा लगता है वर्तमान राजनीतिक दलों में तो नितिन गडकरी साहब अच्छे लगते हैं। इसलिए नहीं अच्छे लगते हैं कि वो किसी पार्टी से संबद्ध हैं, बल्कि इसलिए अच्छे लगते हैं, उनका एक स्टेटमेंट मैं एक बार इंटरव्यू देख रहा था, तो वो बोलते हैं कि मैं वही बोलता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, मैं वो बिल्कुल नहीं बोलता हूँ जो मैं नहीं कर सकता। उनसे पूछा गया कि साहब आप ये हाईवे कितने दिन में बना दोगे, बोले मुझे नहीं पता। सोचो, मिनिस्टर है, चाहता तो बोल देता कि हाँ 2 साल में बन जाएगा, बोले मुझे नहीं पता। तो बोले आप बता ही दो टाइम, बोले नहीं पता। सिंपल सी बात है, उनको पता है कि हम 2 साल में बना सकते हैं, लेकिन वो बोलते हैं हम टाइमलाइन तभी देंगे जब हम बिल्कुल कंफर्म हो कि हाँ हम कर सकते हैं। तो वो मुझे पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात है, अभी तक का अगर आप देखेंगे इंडिया में जितनी भी मिनिस्ट्री हैं उसमें सबसे बेहतरीन अगर कोई वर्क कर रही है करंट सिचुएशन में, आपने शायद देखा होगा मिनिस्ट्री को भी अवार्ड मिलता है, तो उन मिनिस्ट्री अवार्ड में सबसे ज़्यादा अवार्ड इसी को मिले हैं, सड़क परिवहन मंत्रालय को, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। ठीक है, तो गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र से रिलेटेड है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखना नहीं है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा। कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह नाम इंपॉर्टेंट है, करंट में भी चर्चा में रहा है, 1824 से 29 के दौरान हुआ था। कित्तूर यानी कि कर्नाटक नामक स्थान में। ठीक है, यहाँ पे इनकी जो एक राजा रहते थे मल्लास जी, तो उनकी जो विधवा थी चेन्नम्मा, उन्होंने ये विद्रोह किया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये जरूर पूछा जा सकता है, कई बार बच्चों को लगता है कि 1857 के विद्रोह के समकालीन था, तो नहीं, 1857 में हुआ था, ये 24 में हुआ था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए फिर बात आती है यहाँ पे वेलुथम्पी का विद्रोह। ये केरल में मतलब त्रावणकोर के राजा के द्वारा अंग्रेजी शासकों द्वारा जो सहायक संधि विवश करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, उसके विरोध में ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वेलुथम्पी का विद्रोह किस राज्य से रिलेटेड है, तो त्रावणकोर के राज्य से। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। जन आंदोलन हमने देख लिए, अब देखते हैं कुछ जनजाति विद्रोह। ठीक है, जनजाति मतलब ट्राइब के वीडियो, जैसे ट्राइब के वीडियो मैंने बोला क्या, विद्रोह। ठीक है, जैसे खोंड एवं सवार विद्रोह। खोंड जनजाति कहाँ है, उड़ीसा से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैली है। खोंड लोगों के विद्रोह का क्या कारण था, एक तो सरकार ने टैक्स इंपोज कर रही थी, जमींदार और साहूकारों का प्रवेश हो रहा था, उनमें प्रचलित नर बलि जो प्रथा थी मौर्या, उस पर सरकार प्रतिबंध लगाई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्या या कहें कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मौर्य का संबंध किससे था, तो आप बता देना, नरबली प्रथा से। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था, चक्र बिसोई ने। 1855 में चक्र बिसोई लापता हो गया, 1856 में इस आंदोलन की शुरुआत की गई राधा कृष्ण दंडा सेन के नेतृत्व में। ठीक है, बाकी 1857 में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो आपको बस ये याद रखना है कि हाँ 1857 के पहले ये शुरू हुआ था। ठीक है, फिर बात आती है कोल विद्रोह के बारे में। कोल विद्रोह 1831 से 32 के दौरान शुरू हुआ। इसका जो क्षेत्र था वो छोटा नागपुर का पठार था, और इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, बुद्धो भगत। तो आपको ये याद रखना है कि कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन से थे, बुद्धो भगत। क्षेत्र कौन सा था, छोटा नागपुर का संथाल का क्षेत्र। ठीक है, पर्पज आर्थिक एवं राजनीतिक था, जमींदार व ठेकेदारों के द्वारा जो टैक्स बढ़ाया गया उसी से रिलेटेड था। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बुद्धो भगत का बस नाम याद रखना। हूल या संथाल विद्रोह, कई बार यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन आता है दामन एक कोह, ये कहाँ का क्षेत्र है, तो ये संथाल परगना की बात की जाती है, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। दूसरी खास बात कि संथाल विद्रोह हुआ क्यों था, क्योंकि अंग्रेजी उपनिवेशवाद था, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूला जाता था। महाजन का मतलब जमींदार। ठीक है, पुलिस का भ्रष्टाचार था, मतलब कई सारे कारण थे। ठीक है, तो इस तरीके से संथाल विद्रोह 1855 से 56। कई बार बच्चों को ये नहीं पता होता है तो ऑप्शन वो एलिमिनेट नहीं कर पाते, और अगर आपको पता होता है कि हाँ संथाल 1855 से 56 के दौरान हुआ है, तो आपका ऑप्शन बहुत ईजी ढंग से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, सिद्धो और कान्हू। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, समझ गए।
तो इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर आता है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह काफ़ी फेमस है, आप देखते होंगे हमेशा इनके बर्थडे मनाया जाता है, ठीक है। और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, क्या है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर जो कि वर्तमान झारखंड का क्षेत्र है सबसे प्रचलित आदिवासी विद्रोह है, ठीक है। मुंडाओं की जो पारंपरिक भूमि व्यवस्था यानी कि खूट कटी एक तरह की सामूहिक खेती होती है, मतलब जैसे हम लोग कोऑपरेटिव खेती पढ़ते हैं ना, तो उसी खेती या उसी जमींदारी व्यवस्था से रिलेटेड है ये भूमि व्यवस्था। उसमें परिवर्तन लाने के लिए इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और बाद में बिरसा मुंडा ने इसे धार्मिक राजनीतिक रूप दे दिया। आपसे ये नहीं पूछेगा। उलगुलान पे क्वेश्चन पूछ चुका है, महान हलचल से रिलेटेड है। तो खूट कटी प्रथा पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। बाकी स्टोरी आप पढ़ लेना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। खास बात यह है कि आंदोलन का परिणाम ये रहा कि आदिवासियों को कुछ रियायत मिली और खूंट कटी अधिकारों को मान्यता मिली और बेट बेगारी जबरन बेरोजगारी पर या बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। फिर बात आती है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह वास्तव में आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। आपको याद नहीं रखना, बस टाइम याद रखना 1768 में, मतलब ये बहुत पहले हुआ था, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। खासी विद्रोह 1827 से 33 के दौरान, ठीक है। खासी का मतलब गारो, जो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं ना, तो वहीं पे ये ट्राइब है खासी, तो उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो बाकी आपको याद नहीं रखना, 1827 से 33 के दौरान हुआ। रमौसी विद्रोह इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब हुआ था, 1822 से 41 के मध्य में, मतलब कई बार हुआ। तो रमौसी कहाँ की है, महाराष्ट्र की। इतना ही आपको याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है रंपा विद्रोह। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि रंपा विद्रोह जो है ये 1922-24 के दौरान हुआ था। और ये 1922-24 का टाइम पीरियड कौन सा है, असहयोग आंदोलन का। इसके नेता कौन थे, अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित थे, ठीक है। इसलिए लेकिन वे आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा की बात समझते थे, मतलब गांधी से बात करते थे, गांधी को आइडियल मानते थे। और आपको पता है गांधी अहिंसक थे, लेकिन इन्होंने कहा ना हम हिंसा को अपनाएंगे, ठीक है। और इन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति का अनुसरण किया। और रंपा मतलब जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है गोदावरी के पास का, वहाँ पे इस आंदोलन विद्रोह को अंजाम दिया, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला है मणिपुर का नागा विद्रोह, ठीक है। तो आपको बस इसमें दो नाम याद रखने हैं कि रोंगमई जदोनांग ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। बाद में इनकी मृत्यु फांसी देने के बाद 17 वर्षीय युवती रानी गोल्डनल्यू है ना, उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया और आगे चलकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर जब देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको एक तरीके से मतलब आज़ाद कराया और आज़ाद हिंद फौज ने इन्हें गर्डनलू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया, ठीक है। बाकी होरका पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है हमारी विभिन्न वर्षों में हुए किसान आंदोलनों की, तो इनको देख लेते हैं। इसमें से जो पहला आंदोलन है वो है नील विद्रोह। आपने हमेशा नील आंदोलन के बारे में सुना होगा चंपारण को लेके, लेकिन इससे पहले भी कई सारे नील विद्रोह हुए थे। तो उनमें जो पहला नील विद्रोह हुआ था वो 1859 से 60 के दौरान हुआ था और ये बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। और इसके प्रमुख नेता कौन से थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। आपसे सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछेगा कि नील विद्रोह जो 1859 और 60 के दौरान हुआ उसके प्रमुख नेता कौन से थे और उनका पर्पस क्या था। तो आप बता देना कि 1859 में हुआ था क्योंकि उस समय नील की खेती के लिए जबरन किसानों को प्रेशराइज किया जाता था कि आपको नील की खेती की उपज करनी है। तो इतनी बातें आप समझ गए, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको बस इतना ही याद रखना है। फिर बात आती है यहाँ पे नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। आपको पता होना चाहिए कि नील दर्पण पत्रिका पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 2018 में ही पूछा है। इस आंदोलन का सहयोग हिंदू पैट्रियट ने किया। हिंदू पैट्रियट आपने पढ़ा था, ये किसका था, जमींदारों का एक समाचार पत्र हुआ करता था। हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संपादक हुआ करते थे। और खास बात जानते हो क्या है
कि नील विद्रोह जो था ये अंग्रेजों के खिलाफ था, बागान मालिकों के खिलाफ था, तो इसमें इसने साथ दिया था हिंदू पैट्रियट ने। लेकिन जो पाबना विद्रोह था ये जमींदारों के अगेंस्ट था, किसानों का, तो इसमें इसने विरोध कर दिया था। और इसीलिए देखना पाबना विद्रोह में जो किसान होते हैं वो क्या कहते हैं कि हम महारानी की रैयत होना चाहते, मतलब वो अंग्रेजों का साथ लेना चाहते। और ये ऐसा कारण क्यों था, क्योंकि अंग्रेजों ने मौका देखा और अंग्रेजों ने इनका सहयोग किया था किसानों का, ताकि जमींदारों के खिलाफ लगे किसानों को कि हाँ अंग्रेज जो हैं वो किसान के साथ हैं और जमींदार के खिलाफ हैं। तो वो बात की बात है। तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि पाबना विद्रोह 1863, 73 और 75 के दौरान हुआ था, और इसे 1873 में एक किसान संघ का गठन किया गया था। किसानों ने आपस में चंदा लिया और जमींदारों के विरुद्ध मुकदमा के लिए खर्च जुटाया, ठीक है। और इसका मूल पर्पस क्या था कि साहूकार ऋणदाताओं के पास रखे हुए ऋण पत्रों, डिक्रियों आदि को छीनकर नष्ट करना। आपने देखा होगा पुराने ज़माने की जो मूवियाँ थी, तो उस मूवीज़ में आपको एक पिक्चर दिखाई जाती थी कि किसान से अंगूठा लगवा लिया जाता था कागज़ में, और वही कागज़ सब कुछ होता था। अगर वो कागज़ किसान को दोबारा मिल जाए तो किसान की ज़मीन वापस मिल जाती थी। तो उन्हीं पत्रों को, मतलब जो किसानों ने किसी साहूकार से गिरवी रख के लिए थे पैसे, ठीक है, तो वो उन पत्रों को बस लेने गए, बाकी किसी को मारा नहीं था। किसी भी साहूकार को ना तो मारा था, ना ही किसी ऋणदाता को मारा था, केवल वो पत्र लिए और पत्र लेकर उसको फाड़ के फेंक दिया। बोले कि अब ना तो पत्र रहा, ना तो आप हमसे पैसा वसूल सकते हो, मतलब ये स्थिति थी, ठीक है। तो इसी में कहा गया था कि हम महारानी की और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। तो आपको ये याद रखना है पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। और ये जमींदार विरोधी आंदोलन था, ना कि उपनिवेशवाद विरोधी। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे दे देगा कि जो पाबना विद्रोह था वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था, तो नहीं, पाबना विद्रोह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नहीं था, ये जमींदारों के विरुद्ध था, बल्कि ब्रिटिश सरकार ने इसमें समर्थन किया था। और खास बात क्या है कि इसमें कई बड़े नेता, चाहे वो बंकिम चंद्र चटर्जी हो, चाहे आरसी दत्त हो, या फिर इंडियन एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली हो, ठीक है। अभी एक देवी जी ने कल ही परसों में हमसे द्वारकानाथ गांगुली पे क्वेश्चन पूछा था, द्वारकानाथ गांगुली हो या द्वारकानाथ टैगोर हो या द्वारकानाथ ठाकुर हो, क्या एक ही है? ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, द्वारकानाथ गांगुली की ही जो मतलब पत्नी है ना, वो कादम्बिनी गांगुली। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वो देश की पहली मतलब स्वास्थ्य सेवा में काम करने वाली, या कहें कि पहली एक नर्स आप बता सकते हो कि वो महिला रही हैं, ठीक है। पाबना विद्रोह के मुख्य नेता ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूनाथ पाल थे। तो आपको बस ये याद रखना है, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास नील विद्रोह से थे, ठीक है। रानी गाइडेल्लू नागा से थी, ठीक है। आपको बिरसा मुंडा मुंडा से थे, ठीक है। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। अल्लूरी सीताराम राजू किससे थे? रंपा से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे नाम याद रखने हैं। फिर बात आती है दक्कन विद्रोह। ये आपसे क्रम लगाने में जब आता है ना, तो वहाँ पे गड़बड़ी कर देता है कि दक्कन विद्रोह 1874 से 75 के दौरान हुआ था। तो आप बताएंगे हाँ साहब 1874 से 75 के दौरान। अब आपको पता है कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो आपको अगर क्रम में दे दे तो ये समझ जाना आर्य समाज बाद में आई, दक्कन विद्रोह पहले हुआ, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है, बस यहाँ पे ये डेट ही आपको याद रखनी है, समझ गए। इसके बाद आता है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में बंगाल में चलाया गया था, और खास बात क्या है कि इस पागलपंथी के प्रमुख नेता थे करम शाह के पुत्र टीपू शाह। तो टीपू शाह का आपको नाम याद रखना है, 1825 में शुरू हुआ था। और ये क्या था? ये अर्ध धार्मिक प्रकृति का था, जो सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों का समर्थन करता था, ठीक है। जमींदारों के खिलाफ था। तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है मोपला विद्रोह। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, करंट में भी मैंने आपको कवर कराया है। क्यों? क्योंकि ये दो बार हुआ था। एक तो 1836 के दौरान हुआ था, और दूसरी बार ये 1921 के दौरान हुआ था। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहले ये समझो मोपला कौन होते हैं। मोपला वास्तव में वहाँ पे रहने वाले किसान थे, मतलब केरल के मालाबार तट में रहने वाले किसान वर्ग को मोपला कहा जाता था। और इनका किससे युद्ध था, या कहीं किससे विद्रोह था? इनका वहाँ के हिंदू जमींदारों के साथ में युद्ध था। क्यों? क्योंकि जो मोपला किसान थे वो एक तरीके से इस्लाम के लोग थे।
और जो जमींदार थे वो हिंदू थे। तो शुरुआत में तो ये रेवेन्यू से स्टार्ट हुआ, जमींदारी से, शोषण से स्टार्ट हुआ, लेकिन आगे चल के 1921 के दौरान इसमें सांप्रदायिकता आ गई, मतलब हिंदू मुस्लिम हो गया इसमें। तो आप देखते हो कि आज भी दुनिया में हिंदू मुस्लिम भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो गई। तो इसलिए थोड़ा सांप्रदायिक रूप ग्रहण कर लिया, लेकिन जब तक ये सांप्रदायिक नहीं था तब तक इसमें खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता, चाहे शौकत अली हो, महात्मा गांधी हो या मौलाना आज़ाद हो, इन्होंने इसका समर्थन किया। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये हिंदू मुस्लिम हो गया और ये हिंसक गतिविधियों में संलिप्त हो गया, तो इन्होंने इससे अपने आप को दूरी बना ली, और दूरी बनाने के साथ इन्होंने इससे अपने आप को अलग कर लिया। ठीक है, इस विद्रोह को अंग्रेज विरोधी, जमींदार विरोधी के साथ साथ हिंदू विरोधी भी कहा गया। ठीक है, 1921 के दौरान हुआ था दूसरा चरण। इसके नेता थे मुदलियार, इनके नेतृत्व में अंग्रेज व जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया गया। ठीक है, तो नेता मुदलियार का संबंध किससे है, तो आप बता देना साहब, मोपला विद्रोह से है, और ये 2 बार हुआ था, एक 36 में और 21 में। 21 वाला इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपसे क्वेश्चन आएगा, और गांधी जी वगैरह इनका नाम भी आपको मेंशन करके देगा। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अब बात आती है 20वीं सदी के प्रमुख किसान आंदोलन कौन कौन से थे। तो 20वीं सदी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसान सभा आंदोलन, या कहें किसान सभा का गठन किया क्या, गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयत्नों से 1918 में। 1918 में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इस समय फार्मर प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो याद रखना। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया। इस किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र, झिंगुरी लाल और दुर्गा पाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1919 में किसानों द्वारा विरोध की सबसे अधिक संगठित नाई धोबी बंद बहिष्कार सामाजिक बहिष्कार कार्यविधि की गई, कि मतलब कोई भी नाई, जो नाई का मतलब जो बाल बनाता है, धोबी का मतलब जो आपके कपड़े धोता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों का काम नहीं करेगा। जैसे आपको पता होना चाहिए, पहले यजमान व्यवस्था होती थी, आज भी होती है आपके यहाँ गांव का, मोहल्ले का, ठीक है, कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो आपके यहाँ यजमानी करता है, मतलब पंडिताई करता है। ठीक है, आपके यहाँ माली का काम करता है, जैसे हमारे यहाँ हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, जो माली हैं वो माली का काम करते हैं, जो पंडित हैं वो पंडित का काम करते हैं, जो नाई है वो नाई का काम करता है। ठीक है, तो वो यजमान होते हैं। ये बहुत प्राचीन परंपरा है और अच्छी परंपरा रही है, लेकिन इसका हमेशा स्वरूप बदलता रहा है। तो उसी चीज़ से संबंधित था नाई धोबी। तो नाई और धोबी ये लोग अब अंग्रेजों के ना तो कपड़े धोएंगे और ना ही उनकी हेयर स्टाइल को मेकअप करेंगे। तो ये एक तरीके का ये कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, बाबा रामचंद्र ने असहयोग आंदोलन के समय ही अवध किसान सभा का गठन किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवध किसान सभा का गठन निम्न में से किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए कि अवध किसान सभा से संबंधित थे बाबा रामचंद्र। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है एका आंदोलन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एका आंदोलन असहयोग आंदोलन के समकालीन है, तो बिल्कुल सही, 1921 में ये भी शुरू हुआ था। इसका प्रारंभ अवध का किसान आंदोलन हरदोई, बहराइच और सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। यानी कि हरदोई, बहराइच, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, बहराइच और सीतापुर, यहाँ पे एका आंदोलन की शुरुआत हुई। एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था, और इस आंदोलन की खास बात ये थी कि इसमें छोटे काश्तकारों के साथ छोटे जमींदार भी शामिल थे। अर्थात ये जमींदारों के खिलाफ तो था, ठीक है, जो भूस्वामी होते थे अत्यधिक लगान वसूलते थे, लेकिन इसमें जो छोटे जमींदार होते थे ना, वो इनका सहयोग किया था उन्होंने, और यही सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि इन नेताओं का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीति में विश्वास कम था, इसीलिए ये बाद में दमनात्मक कार्रवाई के चलते अलग थलग पड़ गए। अर्थात ये एक तरीके से आगे चल के हिंसा का रूप ले लेता है, जिस कारण ये आंदोलन दबा दिया जाता है। समझ गए, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है बारदोली सत्याग्रह 1928 की। आप में से एक देवी जी ने मैसेज किया था जब मैंने एक MCQ बनाया था, तो बेसिकली मेरे दिमाग में चल रहा था उस समय काकोरी, और मैंने लिख दिया था बारदोली। ठीक है, और बारदोली को मैं समझ गया 1924, जबकि मुझे पता है क्या 1928 है, लेकिन होता है ना जब आप MCQ बना रहे होते हो तो दिमाग में कुछ और था, टाइप कुछ और हो गया। ठीक है,
तो वही है, आप इसे याद रखिए कि बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। मतलब अगर क्रम लगाने को दे दे आपको, है ना, तो आप बताएंगे हाँ साहब ये 1928 के टाइम पीरियड की बात है। ठीक है, तो सूरत के बारदोली क्षेत्र में किसानों के द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। गुजरात के किसान आंदोलन में कुनबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसान ही नहीं बल्कि कालीपराज मतलब अश्वेत जन भी शामिल थे। कालीपराज ये महात्मा गांधी जी संज्ञा देते रहते हैं, है ना। बारदोली के मेहता बंधुओं मतलब कल्याण जी और कुंवर जी, इन्होंने 1922 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे कपास में कीमतें जब गिरने लगी तो इसमें 30% की वृद्धि कर दी गई, जिसका किसान नेताओं ने काफ़ी विरोध किया और कांग्रेस नेताओं ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया और आगे चलकर बारदोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया। और इसी के संदर्भ में जब गांधी जी को ये लगा कि हाँ हमें इनकी मदद करनी चाहिए, तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व करें। और सरदार पटेल जब वो नेतृत्व करने गए तो उन्होंने 30% जो लगान बढ़ाई गई थी उसको 21.97 करा दिया, जिससे मतलब सरकार की बात को लोग मान ले, लेकिन वही था कि लोग विरोध करते ही रहे थे। ठीक है, और रिपोर्ट जब आई ब्रूमफील्ड की, मैक्सवेल की, तो उन्होंने बताया कि हाँ ये जो लगान बढ़ोतरी है काफ़ी गलत है और इसे घटा देना चाहिए, और इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया। और जब ये ऐसा हो गया तो इस चीज़ से बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली के लोगों ने काफ़ी खुश हुए और उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान कर दी। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि महात्मा गांधी जी ने उपाधि दी, लेकिन मोटे तौर पर वहाँ की महिलाओं ने ही उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। समझ गए। खास बात एक और थी कि इसमें हिंदू मुस्लिम गीता व कुरानों की कसमें खाई गई। किसानों को नरम दल सर्वेंट सोसाइटी का पूरा सहयोग मिला। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसकी है? गोपाल कृष्ण गोखले की। ठीक है, विधान परिषद के भारतीय नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया और साथ ही रेल कर्मचारियों ने भी हड़तालें आयोजित की। ठीक, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, अगला जो आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, अखिल भारतीय किसान सभा। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन कई बार पूछा है और मे भी आपसे इन फ्यूचर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 1936 में बिहार किसान सभा या कहें आंध्र प्रांतीय किसान सभा तथा किसान सभा संघ को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है, और इसका पहला सम्मेलन 1936 में हुआ। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये कि स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और प्रोफेसर एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए। ठीक है, तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे कि अखिल भारतीय किसान सभा का उद्देश्य क्या था। तो सिंपल सी बात है, उद्देश्य सबका सेम ही होता है कि जमींदार वर्ग द्वारा किए जा रहे शोषण से किसानों को बचाना। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला आर्टिकल है हमारा तेभागा आंदोलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तेभागा आंदोलन 1946 के दौरान हुआ था, तो आपको ये याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आपको फंसा देगा। कैसे फंसा देगा? आपको दे देगा कि अच्छा बताइए इनमें क्रम लगाइए। ठीक है, आपको दे देगा उत्तर प्रदेश किसान सभा, ठीक है, या अवध किसान सभा आपको दे देगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन और तेभागा आंदोलन। तो आप बता देना साहब ये सबके सब क्रम में ही लगे हैं क्योंकि तेभागा सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, 20वीं सदी का ये आंदोलन बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। इस आंदोलन का कारण बंगाल भू राजस्व आयोग यानी कि फ्लाउड आयोग का तेभाग सिफारिशों को लागू करवाना था। तेभाग का मतलब बिल्कुल तिनकठिया की तरह, यानी कि तिनकठिया में क्या था कि 3/20 भाग था और तेभाग में क्या था 2/3 भाग था, मतलब हिस्सेदारी को लेके। ठीक है, तो इसमें बटाईदारों ने ये मांग की कि दिए जाने वाले भूमि किराए के रूप में जुताई का हिस्सा आधे से घटाकर 1/3 कर दिया जाए और हिस्सा बंटने तक उपज बटाईदार के खमार में होगी, मतलब उसी के पास होगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आई, जिस कारण इसके प्रमुख नेता कंपाराम सिंह और भवन सिंह ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और आगे चलकर तिभागा चाई मतलब हमें 2/3 भाग चाहिए एवं इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बटाईदार के मध्य आंदोलन था। बटाईदार कौन होता है? वही जैसे आप लोगों के यहाँ मान लो खेत होंगे, ठीक है, तो आपके पापा तो किसानी करते नहीं होंगे, वो किसी को उठा देते होंगे किराए पे, जोत पे या बटाई पे। ठीक है, कि चलो अच्छा ये हमारा खेत है, तुम अपना मेहनत करो, तुम अपना बीज लगाओ, ये सब करो और उसमें बाद में हमें साल भर में 1 बोरी या 2 बोरी 3 बोरी जो भी अनाज हो वो दे देना। वो हिस्सेदारी फिक्स होती है।
तो उसी से संबंध ये था। ठीक है, बाकी आपको यहाँ नहीं याद रखना है। 1949 में सरकार ने बर्गदार अधिनियम बनाया और किसानों की मांगे मान ली। लास्ट यहाँ पे है तेलंगाना आंदोलन। इस समय तेलंगाना हैदराबाद रियासत का अंग था और यहाँ पे कई सारे जो तेलुगु भाषी किसान थे उनका विद्रोह जमींदारों के समर्थक, पुलिस और उनके गुंडों के प्रति था। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखना है। अब बात हम कर लेते हैं जितने भी भारत में गवर्नर हुए हैं, ठीक है, उनके समय में कौन कौन से काम हुए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपसे इंडिपेंडेंटली पूछ लेता है कि एशियाटिक सोसाइटी का गठन किस गवर्नर जनरल के समकालीन हुआ, या जमींदारी व्यवस्था किसके टाइम पीरियड पे आई, है ना, या फिर आपसे पूछ लेगा कि किसके समय पे सती प्रथा की समाप्ति हुई, है ना। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, तथ्यात्मक हैं लेकिन ये बातें हमें पता होनी चाहिए। तो एक एक करके हम एक एक गवर्नर को देख लेंगे और बाकी प्लासी वगैरह क्या है इसको हम अगले पार्ट में अपने कवर करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए कि रॉबर्ट क्लाइव जो था वो 1757 से 60 तक या कहें 67 तक रहा था भारत में। इसने प्लासी का युद्ध इसी के दौरान किया गया, सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरा, बंगाल में द्वैत शासन का जनक बना। आपको पता है द्वैत शासन मैंने बताया कि दीवानी और निजामत के अधिकारों को अलग अलग कर दिया गया। तीसरी खास बात कि इसी के समय इलाहाबाद की संधि हुई जो कि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ की गई। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। अगला जो गवर्नर है वो है वेंसी टाट। वेंसी टाट के समय बक्सर का युद्ध हुआ 1764। आप में से कई सारे बच्चे क्या करते हो ना, रॉबर्ट क्लाइव को ही बक्सर का युद्ध का वो मान लेते हो, जबकि आपको पता होना चाहिए रॉबर्ट क्लाइव 60 में चला गया था, फिर 65 में आया था और फिर 67 तक रहा था। ठीक है, तो यानी कि बीच में कौन रहा था 60 से 64 तक, तो वेंसी टाट था। तो वेंसी टाट ने बक्सर का युद्ध किया था, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, कर्टियर का आपको याद नहीं रखना, आपसे नहीं पूछेगा। वॉरेन हेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट है, 72 से 74 तक रहा, बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ठीक है, देखो गवर्नर अलग अलग नाम से हुए हैं, जैसे बंगाल का अंतिम गवर्नर बनता है फिर उसके बाद भारत का गवर्नर बनता है, तो ये बातें आपको याद रखना है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, उनकी पोस्ट अलग अलग होती है। तो आपको यहाँ पे अभी याद रखना है बंगाल का अंतिम गवर्नर था। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया गया। 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की। आपको मैंने बताया था कि इसने द्वैत शासन समाप्त कर दिया था और सब कुछ अपने हाथ में केंद्रित कर लिया था। खास बात यह है कि फिर इसी के पोस्ट को बढ़ावा दिया गया और इसका नाम कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, तो उसी के अंतर्गत जो बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसियां हैं उनको अधीन कर दिया गया बंगाल के, तो इसलिए इसकी पोस्ट को बढ़ाया गया, तो इसीलिए इसका नाम हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, इसके बाद अब जो आएगा वो कौन बनेगा, वो बनेगा भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो अभी आपको ये याद रखना है। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसी के समय 1781 का एक्ट आया जिसमें उच्च न्यायालय के मध्य और गवर्नर की काउंसिल के मध्य अधिकारों को विभाजित किया गया। इसी के समय प्रथम मराठा युद्ध हुआ, आंग्ल मराठा, और इसी के समय सालबाई की संधि हुई। काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 से 82 के मध्य। ट्रीटी ऑफ सालबाई का संबंध किससे है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। इस समय गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा रहेगा। दूसरी खास बात कि 1780 और 84 के दौरान ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था। मैसूर युद्ध बहुत पहले एक हो चुका है हैदर अली के नेतृत्व में, दूसरा भी हैदर अली के नेतृत्व में ही शुरू हुआ था, लेकिन बीच में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण उनके बेटे टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को परिणति प्रदान की और आगे चलकर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के समय या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग। आप एक काम करना, एक पेज ले लो, है ना, और हर एक गवर्नर को ऐसे करके सिनॉप्सिस करके बना लो। बीच में लिखो हेस्टिंग, है ना, और यहाँ पे लिख दो इसके समय रेगुलेटिंग एक्ट, इसके समय सालबाई की संधि, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, है ना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मैंगलोर की संधि, तो ऐसे चीजें याद रहेंगी। समझ गए। इसी के समय पे पिट्स इंडिया एक्ट आया था जिसमें परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटा के 3 कर दी गई थी। विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। यूपीएससी ने कई बार इसी पे क्वेश्चन पूछा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है,
खास बात क्या है कि विल्किंस जो थे वो गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में उन्होंने अनुवाद किया था। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद हुआ था और घेरे की नीति मतलब रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी को अपनाया गया। घेरे की नीति का मतलब ये होता है कि हम अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करें, इसके लिए हम पड़ोस के मुल्क को अपने साथ में ले लें। जैसे इसमें अवध के नवाब को अपने साथ में लिया गया ताकि मराठों से हम अपनी सुरक्षा कर सकें। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। वॉरेन हेस्टिंग इंग्लैंड पहुंचा तो एडमंड बैंक के द्वारा उस पर महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया, बाद में उस पर बरी हो गया। ठीक है, आपको नहीं याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 86 से 93 के मध्य तक रहा, मतलब ठीक है। फिर 1805 के दौरान फिर से आता है। तो जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में इसने सौंप दिए थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि इसके समय हुई। दूसरी किसके समय हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो ये याद रखना। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया। ठीक है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, न्यायिक विभाग को राजस्व विभाग से अलग कर दिया और खास बात यह है कि इसने सर्किट कोर्ट की स्थापना की, मतलब कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, यहाँ पे अलग अलग। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की 1793 में। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि इसको सिविल सेवा का जनक यानी कि जिसकी आप तैयारी कर रहे हो इसका प्रतिनिधि माना जाता है। और आपको पता होना चाहिए 1793 की बात है, तब से लेकर आज तक हिंदी मीडियम में अभी फर्स्ट रैंक नहीं आई है। सोच सकते हो अगर आप IAS बन गए तो आप 1793 से लेके अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ोगे, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पुलिस के व्यवस्था के जनक भी इसको माना जाता है। पुलिस व्यवस्था के मतलब शुरुआत की एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में गाजीपुर में स्थित है। तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है ना। इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा कि ऐसे गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसकी समाधि भारत में है ना, बस इतना पूछेगा स्थायी बंदोबस्त का संबंध किससे था। ठीक है, फिर बात आती है सर जॉन शोर के बारे में। 1793 का चार्टर अधिनियम इसी के समय पे आया था। अहस्तक्षेप की नीति इसने अपनाई थी कि हम किसी पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और बाकी आपको यहाँ नहीं याद रखना है। लॉर्ड वेलेजली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। सहायक संधि इसी के समय आई। 1798 में हैदराबाद के निज़ाम ने सबसे पहले इस संधि को स्वीकार किया। इसी के समय पे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और आगे चलकर इसने कई सारी और रियासतों को सहायक संधि के अंतर्गत शामिल कर लिया, चाहे मैसूर हो, तंजौर हो, अवध हो। बाकी सहायक संधि हम पढ़ाएंगे और उसमें बताएंगे कि कौन कौन से राज्य क्रम में शामिल किए गए थे, क्योंकि ऐसे पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो हम बताएंगे। बशीन की संधि 1802 में हुई, ये पेशवा के साथ में हुई थी, बाजीराव द्वितीय के साथ में। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इसी के समय। प्रथम आपको देख लिया था ना वॉरेन हेस्टिंग के समय, और सालबाई की जो संधि हुई थी तो उसमें 30 वर्ष का टाइम पीरियड दिया गया था। तो उसी के बाद अब यहाँ पे 1803 में फिर से एक तरीके का युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। 30 वर्षों का मैं क्यों बोल रहा हूँ, 30 वर्षों का नहीं 20 वर्षों का है ना। ये सालबाई की संधि 82 में हुई थी ना, 20 वर्षों का टाइम पीरियड दिया गया था। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात आती है प्रेस पे सेंसर, आपसे ये नहीं पूछेगा। लॉर्ड लेक आपसे ये भी नहीं पूछेगा। एमेंस की संधि ये भी आपसे नहीं पूछेगा, है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, ये इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड वेली, और उसने क्वेश्चन जानते हो क्या दिया था यूपीएससी ने? आर्थर वेलेजली दिया था, है ना। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आर्थर वेलेजली इसका भाई था, वो सेनापति हुआ करता था और ये लॉर्ड वेलेजली एक गवर्नर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है उसने। तो यही एक बार विवाद हो गया था कि वेलेजली किस वेलेजली को माना जाए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के संदर्भ में हुई, उसमें ये लाइन दी हुई थी। और एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सिविल सेवकों को ट्रेंड करना, जैसे हमारे यहाँ लबासना, तो बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, सर जॉर्ज बार्लो रियासतों में हस्तक्षेप की नीति, बेल्लोर का आपसे नहीं पूछेगा। लॉर्ड मिंटो प्रथम आपसे नहीं पूछेगा, बस इतना पता हो कि हाँ राजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि इसके काल में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था और सुगाली की संधि हुई थी। ट्रीटी ऑफ सुगाली का नेपाल से संबंध है, ये आप याद रखना। दूसरी बात, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के टाइम पीरियड पे हुआ था और मराठा परिसंघ साम्राज्य में मिला लिया गया था। सुगाली संधि के बाद ही लॉर्ड हेस्टिंग को मार्किस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई है। मतलब आप हमेशा देखते होंगे ना, मार्किस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि किसे दी गई? तो लॉर्ड हेस्टिंग को।
ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है। इसी के समय कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिससे राजा राम मोहन राय जुड़े हुए थे। ठीक है, पिंडारियों का दमन किया था, पेशवा पद की समाप्ति की थी। इसी के समय रैयतवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग के समय मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा और 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में महालवाड़ी की व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड और लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पीरियड पे रैयतवाड़ी व्यवस्था आई, हॉल्ट मैकेंजी के समय पे भी महालवाड़ी व्यवस्था आई। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया बंगाल में 1822 में। ठीक है, अब बात आती है लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में। आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और यांडबू की संधि हुई थी। आपको यांडबू की संधि याद रखना है कि इसका संबंध आंग्ल बर्मा युद्ध से था। ठीक है, सुगाली किससे था? नेपाल से। आपको पता होना चाहिए, अभी जब नेपाल के साथ लिपिया दूरी है ना, इन क्षेत्रों में जब हमारे यहाँ काला पानी क्षेत्र में जब विवाद हुआ तो सुगाली की ट्रीटी फिर से चर्चा में आई थी। तो में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने सती प्रथा पे रोक लगाई, ठगी प्रथा का अंत किया, है ना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और धारा 87 को इन्होंने लागू किया। धारा 87 आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे 124A पूछा जा सकता है, वैसे धारा 87 भी। तो धारा 87 क्या थी कि सिविल सेवा में किसी को भी बिना जाति, धर्म, लिंग के नियुक्ति दी जा सकती। मतलब ये बेस नहीं बनाया जाएगा उसकी जाति कैसी, उसका धर्म कैसा, उसका रंग कैसा, उसका रूप कैसा है, इन चीज़ों को अवॉइड किया जाएगा। ठीक है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अब बात आती है कि इन्हीं को, जो ये गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इनका नाम बदल दिया जाता है और इनको भारत का गवर्नर जनरल रूप में संबोधित किया जाता है। और वो प्रथम कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, प्रथम बंगाल का गवर्नर कौन था? क्लाइव। ठीक है, अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन था? क्लाइव। ठीक है, अंतिम कह रहा हूँ, हाँ, अंतिम जो गवर्नर था बंगाल का वो था वॉरेन हेस्टिंग। प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और प्रथम वायसराय कौन था, है ना, तो आप समझ जाना, लॉर्ड कैनिंग। और फिर अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय कौन सा था? लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो वो बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और प्रथम स्वतंत्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था? सी राजगोपालाचारी। मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग वाला है सिस्टम ये, तो याद रखना है आपको। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम थे। ठीक है, विधि आयोग का इन्हीं के समय पे गठन किया गया। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लॉर्ड मेटकॉफ, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदल के जीटी रोड कर दिया गया, जो कि इस समय NH2 के नाम से जाना जाता है। वैसे NH1 बहुत छोटा है हमारा। ठीक है, NH2 के नाम से जाना जाता है। फिर बात आती है यहाँ पे शाह सूजा के साथ, ये आपसे नहीं पूछेगा। लॉर्ड एलनबरो, ओल्ड मैन इन एरी, इनका ये नहीं याद रखना है आपको। दास प्रथा का अंत किया, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, इन्हीं के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और लाहौर की संधि हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब राजा रणजीत सिंह को आप पढ़ते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग को आपको याद रखना। देखो, हार्डिंग और हेस्टिंग अलग अलग हैं। ठीक है, ये नाम याद रखना हमेशा। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय हो गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, पेगू का अधिग्रहण हुआ था, चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति आई थी। इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, अब आपसे नहीं पूछेगी। व्यपगत का सिद्धांत इन्हीं के समय आया और इन्होंने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, इन सब का विलय कर लिया। करौली का विलय किया गया था, लेकिन बाद में उसे वापस लौटा दिया गया। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, बाकी बंदरगाहों का राष्ट्रीयकरण किया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार हुआ, लेकिन कानून कब बना था? कैनिंग के समय पे। ठीक है, तो ये याद रखना। आपको यहाँ पे क्वेश्चन घुमा सकता है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे तो नहीं आया था, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था, PWD डिपार्टमेंट का गठन किया गया था। बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मैकाले की टपकन, मतलब फिल्ट्रेशन जो पद्धति है ना, उसको लाया गया। वुड डिस्पैच, भारतीय शिक्षा का जिसको हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं, उसकी बात यहाँ पे की गई। और जो मैकाले का मैंने बोला लाया गया, नहीं लाया गया 1835 में था।
ठीक है, कि हम फिल्ट्रेशन पद्धति को लाएंगे, लेकिन वुड स्पेस ने इस चीज़ को मना कर दिया और बोले कि आप इसको त्याग दीजिए, मैकाले की फिल्ट्रेशन हम सबको एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात करेंगे। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिक्किम को भारत में इन्हीं के समय मिलाया गया था। अब बात आती है लॉर्ड कैनिंग की, तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय हुआ था और ख़ास बात यह है कि यही बाद में आगे चल के भारत के प्रथम वायसराय बने। वायसराय शब्द उसे कहा जाता है जो महारानी का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, वायसराय का मतलब ही होता है महारानी का प्रतिनिधि। ठीक, तो इसलिए ये पद और नाम बदल दिया गया और गवर्नर जनरल की जगह वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, तो भारत के प्रथम वायसराय बने, है ना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के समय लागू किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। नील विद्रोह 1859 का इसी समय हुआ था और इसी समय आपने देखा होगा नील विद्रोह का वर्णन किसमें किया गया, दीनबंधु मित्र की नील दर्पण में। ठीक है, यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह किया गया। नागरिक विधि संहिता मतलब आईपीसी भी आई, सिटीजन जो सीआरपीसी है वो भी आई। ठीक है, और भारतीय दंड संहिता आई, फौजदारी विधि संहिता आई, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे आई। ठीक है, नागरिक विधि संहिता मतलब यहाँ पे आपका आएगा कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड, है ना, और सिटीजन्स के लिए चार्टर अधिनियम लाया गया 1859 का। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पास हुआ और इसी के अंतर्गत हाई कोर्ट एक्ट भी पारित हुआ। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। इंडिया में पहली बार इनकम टैक्स इसी समय लगा था। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था एक चीज़, क्या इन्हीं के समय धारा 124A को शामिल किया गया था? तो नहीं, है ना, ये याद रखना, क्योंकि धारा 124A को 1870 में अमेंड करके लाया गया आईपीसी में। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना। वहाबी आंदोलन क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था। ठीक है, भूटान युद्ध वगैरह आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, आपको नहीं याद रखना है। लॉर्ड मेयो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी, क्यों? क्योंकि इन्हीं के समय आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत हुई, कृषि विभाग की स्थापना हुई, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन बस पता हो कि सैयद अहमद ने अलीगढ़ यानी कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी और इस पे हमने आपसे काफ़ी ज़्यादा बातें कवर कर ली हैं। ठीक है, पंजाब में कूका विद्रोह का दमन हुआ। कूका विद्रोह क्या था, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, लॉर्ड लिटन और रिपन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। लिटन दुष्ट था ये समझो और रिपन अच्छा था। ठीक है, लिटन पहले आया था, रिपन बाद में आया था। ठीक, तो लिटन कौन था? कवि था, उपन्यासकार था, निबंध लेखक था, ओवन मेरिडिथ नाम से इसे जाना जाता था। इसी के समय भयंकर अकाल पड़ा था। स्ट्रेटजी आयोग भी इसी के समय आया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रेटजी आयोग का संबंध किससे है? अकाल से। फ्लाउड का किससे संबंध था? मैंने आपको पढ़ाया था, फ्लाउड आयोग का संबंध था एग्रीकल्चर में रिफॉर्म से, या कहें कि तिभागा आंदोलन से। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई, आपको याद होना चाहिए। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। 3 दिल्ली दरबार लगे थे, हमने आपको तीनों पढ़ा दिए थे। कैसर हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को मिली थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, हमने आपको पढ़ा दिया था, देसी भाषा के भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर दंड लगाने के लिए। इसी के समय पे आर्म्स एक्ट आया था। इसी के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। इसी के समय आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 कर दी गई थी सिविल सेवा में, और इस समय कितनी है? 21 ही है हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखने की ज़रूरत है। फिर बात आती है लॉर्ड रिपन के बारे में। रिपन को भारत में स्वशासन का जनक माना जाता है। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। 1909 में कांग्रेस अधिवेशन में रिपन भारतीय वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय थे, ऐसा मदन मोहन मालवीय ने कहा था। ठीक है, तो यूपीएससी तो घुमा सकती है कि ये भारतीय वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय वायसराय थे। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। इन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। निम्न में से कौन? तो बता देना। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की बात की थी, मतलब पंचायतों की। वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात की थी कि मतलब सभी को पैसा मिलना चाहिए निचले लेवल तक में। ठीक है, पंचायतों को मतलब जो काम करने वाली संस्थाएं होती हैं। ठीक है, इन्हीं के समय कारखाना अधिनियम पारित किया गया। विलियम हंटर के अध्यक्षता में हंटर आयोग आया एजुकेशन की, जिसने बात की। इल्बर्ट बिल विवाद आया, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था। नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। तो आप समझ सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। लॉर्ड डफरिन के बारे में, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बंगाल टेनेसी एक्ट और पंजाब टेनेसी एक्ट पारित हुआ था और एचिसन आयोग का गठन हुआ था। ये आयोग याद रखना, इंडिपेंडेंट रूप से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो एचिसन आयोग का संबंध किससे? नागरिक सेवा के विकास के लिए। समझ गए? बाकी आपको नहीं याद रखना है।
लॉर्ड लैंसडाउन आपको नहीं याद रखना है। डूरंड आयोग की स्थापना ही भारत अफगानिस्तान सीमा को लेकर, आपको भी पता है, आज भी डूरंड लाइन आप देखते होंगे, ठीक है। बाकी आती है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना नहीं। लॉयल आयोग इंपॉर्टेंट है, अकाल से संबंधित है। और वेल्बी आयोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय व्यय की जांच के लिए वेल्बी आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर बात आती है लॉर्ड कर्जन की, सबसे ज्यादा अलोकप्रिय था क्योंकि इसी के समय आपको पता है स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई, इसी के समय जो गुप्तचर व्यवस्था है उसकी शुरुआत हुई। गोखले ने तो इसे आधुनिक भारत का औरंगजेब तक कह दिया। 1899 में भारतीय टंकण व पत्र मुद्रा अधिनियम के तहत पाउंड को भारत में मान्य घोषित किया गया, मतलब 1 पाउंड बराबर 15 रुपए डिक्लेयर किए गए, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा भारत सरकार में गांधी जी जब गांधी इरविन समझौता करते हैं तो क्यों कहते हैं कि पाउंड को कम किया जाए, पाउंड और स्टर्लिंग की मुद्रा को कम किया जाए, क्योंकि अवमूलन कराना चाहते थे। अवमूलन अगर भारत करा देगा तो क्या होगा कि अवमूलन से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा, है ना, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी चीज़ें नहीं खरीदें। मतलब गांधी बहुत बुद्धिमान आदमी थे, लोगों ने गधा और उल्लू टाइप का कहते हैं ना, लेकिन बहुत बड़ा दिमागी इंसान था। मतलब मजाक मजाक में अंग्रेजों की हवा उसने निकाली है। सोचो नमक आंदोलन कौन करता है, बुद्धि देखो कि नमक आंदोलन करेंगे, बुद्धि देखो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीता हुआ मतलब देश, उसके यहाँ गुलामी मतलब उसको गुलाम बनाए हुए है और वो कह रहा हम अहिंसा का विचार अपनाएंगे। सोच सकते हैं, मतलब दुश्मन इतना स्ट्रांग खड़ा है हमारे सामने और हम कह रहे हैं हम हथियार ही नहीं उठाएंगे और ऐसे जीत जाएंगे। जहां जर्मनी जापान मतलब हथियारों के दम पे हराना चाह रहे थे, वहां गांधी ने अहिंसा का विचार दिया। सोचना कभी, मतलब मैं क्या, मतलब देश पूरे वर्ल्ड की लगभग 15 यूनिवर्सिटी सिर्फ रिसर्च कर रही हैं अभी गांधी पे, क्या आखिरकार ऐसा उसके अंदर कैसा कॉन्सेप्ट आ गया, है ना। खैर कोई बात नहीं, वो तो पढ़ेंगे बाद में। भारत में पहली जातिगत आधार पर जनगणना की शुरुआत हुई, इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि इस समय देख रहे हो जातिगत जनगणना का विवाद चल ही रहा है, ठीक है। 1903 में पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, ठीक है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी इसी समय लाया गया, ठीक है। टॉमस रेले आयोग भी आया, इंपॉर्टेंट है। टॉमस रेले आयोग का संबंध किससे था, विश्वविद्यालय से, ठीक है। एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ। आपसे पूछा जा सकता है फ्रेजर आयोग का संबंध किससे है, पुलिस आयोग से, तो आप याद रखना, ठीक है। मॉनक्रिफ आयोग का संबंध किससे है, आपको याद रखना है सिंचाई से, है ना, ये याद रखना है, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। मैकडोनाल्ड आयोग का संबंध किससे है, अकाल से। पुरातत्व प्राचीन स्मारक संरक्षण विधेयक आया, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। तिब्बत में यंग हस्बैंड अभियान चलाया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने यांडबू बर्मा में पढ़ा, सुगाली नेपाल में पढ़ा, तो यंग हस्बैंड अभियान भी आपसे पूछा जा सकता है। बंगाल विभाजन या स्वदेशी मूवमेंट इसी के समय हुआ, ठीक है। फिर बात आती है कर्जन ऐसा वायसराय था जो अत्यधिक केंद्रीकरण व निरंकुश शासन का हिमायती था, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इतनी बातें। ये कांग्रेस अब मरणशील है, ये तो आपको पता है बचपन से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय, भंग विरोधी शुरुआत हुई, स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। खुदीराम बोस को फांसी दी गई। बाल गंगाधर तिलक को 124A के तहत राजद्रोह के अंतर्गत जेल 6 वर्ष की हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को शुरुआत की गई। मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। कांग्रेस में सूरत विभाजन हुआ। ऐसे क्वेश्चन घुमा सकता है, तो इसलिए आप याद रखना, ठीक है। और वायसराय की कार्यकारिणी में पहले भारतीय सदस्य SP सिन्हा, है ना, इनकी नियुक्ति की गई, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई और 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। एलिंस्टन आयोग का गठन हुआ जो कि नागरिक सेवाओं से रिलेटेड था, है ना। तो आपको ऐसे हर एक चीज़ याद रखनी है। अब बात आती है यहाँ पे, और ये चीज़ें कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना, जितने भी आयोग हैं इनकी एक लिस्ट बना लो अलग से, और आपको इनको तथ्य के रूप में ही याद रखना है, समझ गए। प्रथम विश्व युद्ध हुआ। मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की थी। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की, मतलब 1916 में, यानी कि 2016 में BHU के 100 वर्ष हो गए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड होम रूल लीग की स्थापना की थी। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ पैक्ट हुआ था। ये सारी चीजें हमने पढ़ाई हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। चंपारण आंदोलन हुआ। अहमदाबाद में सत्याग्रह हुआ। खेड़ा सत्याग्रह हुआ। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा हुई। भारत शासन अधिनियम आया। रॉलेट एक्ट हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इतनी सारी घटनाएं हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर है ये,
ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ हुआ। मैंने बोला था द्वैत शासन का मतलब आरक्षित और हस्तांतरित विषयों को अलग अलग किया गया। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन भी हुआ। डीवी कर्वे के द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सैडलर कमीशन आया। 2 भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद को जोड़ा गया। एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज का नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई 1 अगस्त 1920 को। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए असहयोग आंदोलन इसके बाद शुरुआत होती है। ठीक है। तो आपको ये बातें याद रखनी है यहाँ पे। अब बात आती है लॉर्ड रीडिंग। चौरी चौरा प्रकरण इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ। असहयोग आंदोलन को इन्हीं के समय पे वापस किया गया। केरल का मोपला विद्रोह इन्हीं के समय हुआ। एकमात्र यहूदी वायसराय थे। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ। काकोरी ट्रेन हुई। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई, है ना। स्वामी श्रद्धानंद आपको याद है ना, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का गठन इन्होंने किया था। ठीक है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है। अकाली आंदोलन व गुरुद्वारा एक्ट आया। एक्टवर्थ समिति का गठन किया गया जिसने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर बात आई सैंडहर्स्ट आयोग की स्थापना की गई सैन्य सुधारों के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। बस ली आयोग किससे रिलेटेड है? लोक सेवा आयोग से। आपसे इस पे भी क्वेश्चन, आयोगों पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे वेलबी पे हमेशा क्वेश्चन आया है, तो आपको याद रखना है। लॉर्ड इरविन साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ इन्हीं के समय में। ठीक है। कांग्रेस की नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। देशी रियासतों के संबंध में हार्टुंग बटलर समिति, काफी इंपॉर्टेंट है। बटलर समिति का संबंध किससे क्वेश्चन पूछा गया है? तो देशी रियासतों से संबंधित है। तो आपसे क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है। लाहौर में सैंडर्स की हत्या की गई। दिल्ली विधानसभा कक्ष में बम विस्फोट हुआ। लाहौर षड्यंत्र केस आया। जतिन दास की मृत्यु हो गई। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। रॉयल कमीशन का गठन हुआ। अब रॉयल कमीशन किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से। तो याद रख लेना सारी चीजें। ठीक है। हालांकि हम आपको प्रीलिम पैड में इनको सबको अलग अलग करके दे देंगे, बट आप अभी से लिख लेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। ठीक है। शारदा अधिनियम इन्हीं के समय आया। सविनय अवज्ञा आंदोलन व दांडी यात्रा प्रारंभ हुई। गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया। गांधी इरविन समझौता हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ। कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय किया गया। ठीक है। लॉर्ड वेलिंगटन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी मतलब वहां पे प्रतिनिधि बन के गए। भारतीय सेना एकेडमी की स्थापना हुई। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। पूना पैक्ट हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। भारत शासन अधिनियम। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में गठित की गई और आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की, जिसमें मीनू मशानी, अच्युत पट्टवर्धन, है ना, रामप्रकाश, जयप्रकाश नारायण, लोहिया, है ना, ये सब इसमें शामिल थे। लॉर्ड लिनलिथ को काफी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया था। हरिपुर अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस। अब देखो चीजें याद हो रही ना, एक एक घटना आपके दिमाग में क्रम में आ रही होगी। त्रिपुरी संकट हुआ था। सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे दिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ। पृथक पाकिस्तान की मांग हुई। भारत से सुभाष चंद्र बोस चले जाते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव जारी किया जाता है। गांधी का पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो बता देना। सॉरी, वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथ को। ठीक है। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन हुआ और बांटो और छोड़ो का नारा उन्होंने दिया। बात आती है लॉर्ड वेबल की, काफी इंपॉर्टेंट है वेबल योजना को लेके। वेबल योजना व शिमला सम्मेलन हुआ। सी राजगोपालाचारी द्वारा फार्मूला प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम लीग को जब तक देश आजाद नहीं हो रहा था तब तक समर्थन करना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग तो मुस्लिम लीग थी। गांधी जिन्ना की वार्ता असफल हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, समाप्ति हुई थी। शुरुआत तो आपकी 39 में हो गई थी। ठीक है। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था। स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर थे। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई की शुरुआत हुई। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। इस सरकार के अध्यक्ष वेबल और उपाध्यक्ष नेहरू बनाए गए। ठीक है। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र कराने की घोषणा की कि 20 फरवरी 1947 को उन्होंने घोषणा की। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत बना के भेजा जाता है वायसराय। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम ब्रिटिश वायसराय बने थे और भारत विभाजन के संदर्भ में बालकर प्लान दिया, किंतु इसे स्वीकार नहीं किया गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने स्वतंत्रता अधिनियम पास किया और 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। महात्मा गांधी की हत्या इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुई थी। ठीक है।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल ये बने थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय यहाँ पे वर्ड आएगा। ठीक है, क्योंकि वैसे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे, है ना। तो इतनी बातें हमने यहाँ पे पढ़ ली। तो इस तरीके से हमने बहुत कुछ तथ्यात्मक बातें आज पढ़ी हैं काफ़ी स्पीड में। उम्मीद है कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हमारा केवल एक पार्ट बचा है, लास्ट पार्ट। उसमें हम ब्रिटिश भारत की विजय, प्लासी, बक्सर ये सब कवर कर लेंगे और थोड़ा सा शुरुआती लक्षण यूरोपीय कंपनी के आगमन को उनको कवर कर लेंगे और जो भी कुछ फैक्चुअल रह गया होगा, है ना, कुछ संस्थाएं, कुछ रिपोर्ट, है ना, उनके संस्थापक, उनकी लिस्टेड बाई उसमें याद कर लेंगे ताकि चीज़ें हमारी फिर से पूरी रिकॉल हो जाएं और अपने 8 पार्ट के माध्यम से हम अपनी पूरी मॉडर्न इंडिया को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अंतिम और लास्ट पार्ट यानी कि डे 8 में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।